चलो क्या कर रहे थे लास्ट डिस्कस, बोलो। फसल चक्र लिखना है। अंतराशय से लिख लिया था क्या? एक अपन ने डिस्कस किया था फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर सभी कृषि उद्यमों का क्या होता है, समावेश होता है। क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर क्या पढ़ा था कि जो भी फसल उत्पादन से संबंधित जो आपके घटक है उनका पर्यावरण के साथ अंतर संबंध। उसके अलावा अपन ने क्रॉपिंग पैटर्न क्या पढ़ा, निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में फसल को बोने का तरीका। ठीक है, ये क्रॉपिंग पैटर्न था। इसके अलावा मिक्स्ड फार्मिंग था, अपन ने फसल उत्पादन के साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है, मिक्स्ड फार्मिंग। इसके अलावा हमने फिर क्रॉपिंग पैटर्न के टाइप पढ़े होंगे, जिसके अंदर आपका मोनोक्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, एक एक ही क्रॉप उगाना, और एक से दो से ज्यादा उगाना, उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। मोनोकल्चर क्या होता है, एक ही फसल को लगातार उगाना, है ना। जैसे कि एक फसल चक्र है, उसमें बाजरे को उगाया जा रहा है, अगली साल वापस बाजरा, फिर वापस बाजरा। ये अपन ने डिस्कस किया। इसके अलावा अपन ने कुछ इंटरक्रॉपिंग के अंदर डिस्कस किए थे कि आपके रिले क्रॉपिंग क्या होती है, मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, इंटरक्रॉपिंग क्या होती है। मिक्स क्रॉपिंग के अंदर क्या पढ़ा था, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बोना एक ही निश्चित क्षेत्र पे, लेकिन अलग अलग पंक्तियों में तो आपका अंतराशस्य हो जाएगा, बिना पंक्तियों में तो आपका मिक्स क्रॉपिंग हो जाएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल इंटरक्रॉपिंग का कौन सा होता है इंडिया का, गेहूं और सरसों। कितनी कितनी लाइन। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा क्रॉपिंग सिस्टम इंडिया का कौन सा है, धान और गेहूं। सबसे बड़ा क्रॉपिंग, सबसे ज्यादा यही ग्रो होता है, पहले धान उसके बाद गेहूं। और सबसे बड़ा नुकसान जो पर्यावरण को करता है वो धान और गेहूं ही कर रहा है। ठीक है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि इस धान गेहूं को उगाना बंद करो, दूसरी चीज ऐड करो, दलहनी फसल ऐड करो। सबसे बड़ा क्रॉपिंग सिस्टम है ये। क्योंकि धान की फसल से आपको पता है हानिकारक गैसें निकलती है, रिलीज होती है। और दोनों ही फसलें ऐसी हैं जो कि अधिक मात्रा में पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं, तो इससे मृदा की संरचना जो है खराब होती है। ठीक है। फिर रिले क्रॉपिंग पड़ा था कि पहली फसल की कटाई के पूर्व ही दूसरी फसल की उसके अंदर क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं, पैरा और ओटेरा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सीक्वेंस क्रॉपिंग पड़ा था, क्रमबद्ध, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक फसल की कटाई के बाद दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं। एक इंटरक्रॉपिंग के थोड़े से टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कुछ। इंटरक्रॉपिंग भी मतलब किस किस तरीके से लगाई जाती है। ठीक है, तो जिसमें दो पॉइंट आते हैं। एक आता है आपका एडिटिव सीरीज, इंटरक्रॉपिंग का लिखा दिया था ना। हाँ, तो अभी फसल चक्र को इसके बाद लिखा दूंगा, है ना। एक आता है रिप्लेसमेंट। ध्यान देना इन पॉइंट पे, है ना, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत इजी तरीके से समझेंगे। एक होता है एडिटिव, एक होता है रिप्लेसमेंट, यानी कि प्रतिस्थापन। क्या चीजें देखिएगा बोर्ड पे, ये एडिटिव सीरीज है। इसके अंदर अपन ने क्या किया कि मान लीजिए ये आपकी 60-60 सेंटीमीटर पे मक्का की लाइन है। कितने सेंटीमीटर पे, 60-60। यहाँ ऐसा बोला जाता है कि यहाँ एकल फसल की संख्या और अंतरासस्य फसल की संख्या जो है, कि जब एक फसल को अपन खेत में जैसे मक्का लगाया, पूरे में पूर्णतः क्या है, मक्का है, तब उसके पौधों की संख्या, और जब उसके साथ अंतरासस्य फसल लगाई तब भी उसके पौधों की संख्या बराबर होती है, तो वो क्या होता है, धनात्मक। और जब एक फसल को पूरे को मक्का लगा दिया, लेकिन उसके साथ अंतरासस्य फसल लगा दी और मक्का के पौधों की संख्या में कमी आ गई, तो उसको क्या बोलते हैं। कैसे कमी आएगी, ध्यान दीजिएगा। मेज लगी हुई है 60-60 सेंटीमीटर पे, हम क्या करेंगे, किसी दूसरी फसल की इसके अंदर बुआई करेंगे, मुख्य फसल की ज्यामिति में परिवर्तन करके। कैसे परिवर्तन हुआ ज्यामिति में, क्या हमें पता है पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर होती है। कितने सेंटीमीटर होती है, बीच में अपन ने क्या किया, एक एक उड़द डाल दिया, अब कितनी सेंटीमीटर रह गई। तो ज्यामिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। क्या अपन ने पहले जो मक्का के पौधे थे, अब जो मक्का के पौधे, उनमें कोई कमी की क्या, कमी की क्या। तो यहाँ मुख्य फसल के जो पौधों की संख्या है वो समान रहेगी, चाहे आप उसको अंतरासस्य के रूप में लगाओ चाहे एकल फसल के रूप में लगाओ। समझ आया। अपने भारत में सबसे ज्यादा यही फॉलो होता है। पूछा जाता है पौधों की संख्या 100% कहाँ होती है, तो धनात्मक शस्य क्रम में होती है। कहाँ होती है,
ठीक है, इंटरक्रॉपिंग का तरीका एक तरीके से। ये समझ आया, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत इसमें? क्या होगा इसके अंदर? मुख्य फसल की ज्यामिति में परिवर्तन करके अंतरा सस्य की फसल लगा देंगे, कि जहां 60-60 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ रहा था, अब कितना कितना हो गया, 30-30 हो गया। इधर आते हैं, इधर पॉइंट की अपन बात करें वही सेम चीज, गेहूं और सरसों एग्जाम्पल। ठीक है, गेहूं की मान लीजिए 10 लाइन थी, कितनी लाइन थी? यह ऐसा बोला जाता है कि जो पौधों की संख्या है वो एकल फसल के रूप में जब आप मुख्य फसल को लगा रहे हो और फिर उसके साथ अंतरा फसल से फसल लगा रहे हो, तो उन दोनों में परिवर्तन हो जाता है, कि जो पौधों की संख्या है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कैसे कम होगी? मान लीजिए 10 लाइन यहाँ गेहूं की है, किसकी है? तो हम करेंगे क्या, पूरी एक लाइन को उड़ा दिया एग्जाम्पल के रूप में, तो वहां क्या लगा दी, सरसों, यानी कि अब रेशो क्या हो गया? ठीक है, लेकिन जो पहले पौधों की संख्या 10 थी, 10 लाइन थी मक्का की या गेहूं की एग्जाम्पल, तो अब कितनी रह गई? क्या कर दिया अपन ने? दूसरी फसल को, दूसरी फसल की पौधों की संख्या में क्या कर दी, कमी, और फिर वहां पर क्या लगा दी, अंतरा सस्य फसल। अब ध्यान देना, एक अच्छा क्वेश्चन यहां से पुट होता है, यहां और यहां इन दोनों में दो दो फसलें हैं, तो अगर इस स्थान पे मैं बात करूं, दोनों फसलें मुख्य होंगी या इस स्थान पर दोनों फसलें मुख्य होंगी? बताओ, पहले के साथ कौन है, इसके साथ दोनों फसलें मुख्य? कोई नहीं है। यहां दोनों फसलें मुख्य, क्योंकि अपन ने क्या किया कि दोनों को बराबर का दर्जा दे दिया। ठीक है, एक फसल ने दूसरी फसल को वहां से हटा ही दिया, इसका मतलब वो भी अपने आप में प्राथमिकता है। तो यहां दोनों फसलें मुख्य होती हैं, वहां एक फसल मुख्य होती है। एक फसल कौन सी मुख्य होगी? जिसकी पौधों की संख्या ज्यादा थी। समझ आ गया क्या? क्लियर है? तो एक लिख लो, लिखो अंतरा सस्य के क्रम। लास्ट हेडिंग क्या डाली थी आपने? रिले। यहाँ लिखो अंतरा सस्य के क्रम, ये दो डेफिनेशन लिख लो बस। अंतरा सस्य क्रम, अंतरा सस्य के क्रम। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन अंतरा सस्य क्रम, यानी क्रम क्या होता है, सीरीज। तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक क्रम, और ये है रिप्लेसमेंट सीरीज। तो ये क्या हो गया भैया, प्रतिस्थापन क्रम। दोनों में सबसे पहली हेडिंग डाल दोगे एडिटिव सीरीज, यानी कि धनात्मक क्रम। अंतरा सस्य के क्रम में सबसे पहली हेडिंग क्या डालेंगे अपन, धनात्मक क्रम, एडिटिव सीरीज। ठीक है, एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है पीजी के अंदर आपका, कि दोनों में से 100% प्लांट पॉपुलेशन कहां होगी? बट ये इतना सिंपल क्वेश्चन आया था, पर वो समझने के लिए अपन को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे 100%, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, दोनों क्रम में से 100% प्लांट पॉपुलेशन कहां पर है, तो अपने, और ये भारत में फॉलो होती है वेस्टर्न कंट्रीज में, आपके पश्चिमी देशों के अंदर, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उसके अंदर फॉलो होती है। ठीक है, लिखो यहाँ धनात्मक शस्य क्रम के अंतर्गत इस प्रकार के अंतरा शस्य क्रम में इस प्रकार के अंतरा शस्य क्रम में मुख्य फसल के पौधों की संख्या मुख्य फसल के पौधों की संख्या एकल फसल के मुख्य फसल के पौधों की संख्या एकल फसल के पौधों की संख्या के
क्या होती है भाई? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है मुख्य फसल के। यानी कि पहले मक्का थी फसल, उसके अगर मान लेते हैं अपन 60 पौधे थे, तो जब उसको एकल यानी कि खाली मक्का लगाई तब भी 60 ही पौधे थे। जब उसमें अंतराशय से फसल लगा दी तब भी उसके कितने हैं? 60 ही पौधे। एकल फसल यानी कि बात हो रही मोनोक्रॉपिंग, यानी कि एक फसल लगाई है अपन ने, एक ही क्रॉप लगाई, दूसरी लगाई नहीं उसके अंदर। ठीक है, डन। अब इसी में लिखो एरो लगा के, इस प्रकार की प्रणाली में या इस प्रकार के क्रम में लिखना। इस प्रकार के क्रम में, इस प्रकार के क्रम में अंतरासस्य फसल को, इस प्रकार के क्रम में अंतरासस्य फसल को क्या बताया था? क्या परिवर्तन करके? ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति में। इस प्रकार के क्रम में अंतरासस्य फसल को मुख्य फसल की ज्यामिति में परिवर्तन करके लगाया जाता है या उगाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें यहां, एक क्रॉप तो क्या होगी? मेन। और दूसरी क्या होगी? सब्सिडरी, यानी कि इंटरक्रॉप। कुछ भी बोल सकते हैं, लिखो इसमें एरो लगा के। इस प्रकार के क्रम में, बोलूं तीसरा पॉइंट उसी में? हाँ बोलूं। इस प्रकार के क्रम में एक फसल मुख्य, इस प्रकार के क्रम में एक फसल मुख्य व दूसरी फसल व दूसरी फसल अंतरासस्य फसल, अंतरासस्य फसल। अगर इंटरक्रॉप लिखा होगा तो उसको बोलेंगे अंतरासस्य, अगर लिखा होगा सब्सिडरी तो उसको बोलते हैं गॉड क्रॉप। कौन सी? गॉन। हाँ, अंतरासस्य के लगा स्लैश लगा के लिख लो गॉन्ड क्रॉप। हाँ, इस प्रकार के क्रम में एक फसल तो मुख्य होती है और दूसरी फसल को या तो अंतरासस्य कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? गौण। ठीक है, यानी कि सब्सिडरी क्रॉप। एक तो मेन क्रॉप, एक सब्सिडरी क्रॉप। ठीक है, मेन क्रॉप को दूसरा क्रॉप भी कह सकते हैं, बेस क्रॉप। क्या कह सकते हैं? बेस। समझ आ गया? यहाँ पौधों की संख्या कितनी परसेंट है? हाँ, एरो लगा के लिखो, यह पद्धति भारत में अपनाई जाती है। यह पद्धति भारत में अपनाई जाती है। डन। चलो, अब आप हेडिंग डालोगे दूसरा, प्रतिस्थापन क्रम, रिप्लेसमेंट। क्या अपन इसको ऋणात्मक बोल सकते हैं क्या? तो बोल सकते हैं, है ना? प्रतिस्थापन या ऋणात्मक शस्य क्रम। क्या लिखेंगे इसके बारे में अपन? यहां दोनों फसलें कैसी होती हैं? मुख्य। समझ में आ गया? लिखो, इस प्रकार के क्रम में दोनों फसलें मुख्य फसलें होती हैं। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे भाई? इस प्रकार के क्रम में अंतरासस्य फसल को क्या किया जाता है? बोलेंगे क्या? बोलेंगे बताओ। इस प्रकार के क्रम में अंतरासस्य फसल को
कैसे लगाया जाता है? ज्यामितीय परिवर्तन थोड़ी किया जाता है, तो क्या किया जाता है? हाँ, लिखो इस प्रकार के अंतराशस्य, इस प्रकार के क्रम में अंतराशस्य फसल को, इस प्रकार के क्रम में अंतराशस्य फसल को दूसरी फसल की, दूसरी फसल की पौधों की संख्या को प्रतिस्थापित करके लगाया जाता है, या दूसरी फसल के पौधों को, दूसरी फसल के पौधों को प्रतिस्थापित करके लगाया जाता है। तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पर इस पॉइंट के अंदर, कि जो मुख्य फसल है यानी कि मेन क्रॉप, इसके पौधों की संख्या किसके बराबर नहीं होगी? फिर एकल फसल के, किसके बराबर नहीं होगी? एकल फसल के। समझ आया? तो लिख लो इस लाइन को भी। यहां मुख्य फसल की पौधों की संख्या एकल फसल के बराबर नहीं होती। जब मुख्य फसल के पौधों की संख्या एकल फसल के बराबर नहीं होती, इसलिए तो उसको दर्जा नहीं मिलता। किसका? एक मुख्य हो दूसरी गौण हो, इसलिए दोनों ही क्या हो जाती है? मुख्य हो जाती है। या तो पौधों की संख्या में कमी ही कर दी, नहीं करते उसको पूरा प्राथमिकता देते, पूरा दर्जा देते, तब अपन बोल सकते थे मुख्य फसल के पौधों की संख्या एकल फसल के बराबर नहीं होती। एकल फसल के बराबर नहीं होती मोनोक्रॉपिंग के रूप में जब उगाया जाता है तो। ठीक है, ये कौन से देश में फॉलो किया जाता है? ये लिख लेना। एडिट धनात्मक वाला तो भारतीय देशों में, ये पश्चिमी देशों में। लिखो ये दोनों डेफिनेशन आपकी 12th की बुक में भी है ना? डन। अब हेडिंग डालो क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र। क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र। ठीक है, क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं इन चीजों को। नोटिफिकेशन नहीं जाता क्लास का तो मैं बोल देता हूं, लेकिन क्लास में जब लाइव वाले जो बच्चे हैं उसी टाइम कनेक्ट हुआ करें, है ना? तो फिर पीछे से समझ में नहीं आता, या तो क्लास को वापस देखना पड़ेगा आपको समझने के लिए। तो ध्यान देना, वापस क्या करते हैं, अंतराशस्य क्रम को, अंतराशस्य फसल को जब हम लगाते हैं तो दो तरीके से खेत में लगाते हैं, धनात्मक के रूप में और प्रतिस्थापन के रूप में। आप सब भी वापस देख लो एक बार। धनात्मक के रूप में अगर अपन क्या करेंगे कि ऐड हो रहा है, नाम से पता चल रहा है क्या हो रहा है, ऐड, यानी कि किसी भी प्रकार की किसी भी पौधों की संख्या में या किसी भी चीज में कमी नहीं हो रही। क्या हो रहा है? हमेशा ऐड यानी कि धनात्मक। तो हम क्या करेंगे कि जो आपके मुख्य फसल के जो पौधों की संख्या है उसकी ज्यामिति में परिवर्तन करके, कि पहले दूर दूर उगा रहे थे अब थोड़ा सा पास हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या आ जाएगी आपकी? दूसरी फसल आ गई। आप दूसरी फसल जैसे ही करोगे अपने आप ही पास आ गए, वो 30-30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रह गया फिर। ठीक है, जो 60 सेंटीमीटर मक्का था, बीच में आ गई एक लाइन, तब दोनों में कितने का डिस्टेंस? 30-30 का हो गया, यानी कि ज्यामिति में परिवर्तन अपने आप ही हो गया। तो ज्यामिति में परिवर्तन करके मुख्य फसल के अंतर्गत दूसरी अंतराशस्य फसल को लगा देते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की खेती के अंदर कि मुख्य फसल के पौधों की संख्या एकल फसल के पौधों की संख्या की क्या होती है? बराबर होती है। तो प्लांट पॉपुलेशन 100% कहां फॉलो किया जाता है? भारत में फॉलो किया जाता है। इसमें कोई समस्या? यहाँ मुख्य फसल के पौधों की संख्या एकल फसल के बराबर नहीं होती, क्योंकि यहाँ दोनों ही फसलें मुख्य होती हैं, क्योंकि एक फसल के पौधों को दूसरी फसल के पौधों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ये सारी ग्रीन लाइन है, बीच में दो व्हाइट लाइन है, यानी कि एक ग्रीन का दो ग्रीन कहीं गायब हुई है, इसका मतलब उनको क्या कर दिया अपन ने? प्रतिस्थापित कर दिया। देखो बोर्ड पे थोड़ा सा ऐसे देखे, क्या कर दिया अपन ने? प्रतिस्थापित कर दिया। अब प्रतिस्थापन में किया क्या कि इस क्रॉप को तो, जो आपको येलो कलर से पॉइंट आउट कोई भी क्रॉप एग्जांपल वो दिख रही है, यानी कि ग्रीन लाइन ऐसे गायब है, यानी कि दो कुछ पहले जो फसल थी उसके पौधों की संख्या में क्या हो गई? कमी हो गई। तो प्रतिस्थापित कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, इसका मतलब पौधों की संख्या में कमी हुई, तो इसको ऋणात्मक क्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये कहां फॉलो किया जाता है? पश्चिमी देशों में फॉलो किया जाता है। हियर वी कैन से द बोथ क्रॉप आर मेन क्रॉप, कि दोनों फसलें क्या होती हैं?
मुख्य होती हैं। दोनों को मुख्य फसल का दर्जा दिया जाता है। यहाँ एक फसल को मुख्य का दर्जा दिया जाता है, दूसरे को गौण फसल का दर्जा दिया जाता है। डन। फसल चक्र की परिभाषा क्या होगी भाई? एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में दो या दो से अधिक फसलों को हेर फेर करके बोना। लिखो। ये तो कल समझा दिया था ना आपको। अगर फसल चक्र में मूंग, मूंगफली, मक्का सबसे पीछे की तरफ आ रहा है तो उस समय उसको क्या कहते हैं? जायद की फसल। क्या कहते हैं? जायद की। अगर इसके बाद में गेहूं लिख देता तो ये खरीफ हो जाती। सॉरी, हाँ गेहूं लिख देता तो वो क्या हो जाती? खरीफ हो जाती। समझ आया? अभी जब फसल चक्र क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालना बताऊंगा तो समझा दूंगा मैं। अब फसल चक्र के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स के अपन ने क्या बात की थी कल, बताओ। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ज्यादा नहीं है ना, सीधा सीधा एक ही दो लाइन में खत्म करें। ये लिख लिया आप सबने? फसल चक्र के सिद्धांत, सिद्धांत के रूप में क्या बात की थी बताओ। अधिक जलमांग के बाद कम जलमांग वाली फसल। बोलो। अधिक पोषक तत्व या उर्वरक चाहने वाली के बाद। हाँ, और बोलो। गहरी जड़ के बाद कम गहरी जड़ वाली फसलें उगानी चाहिए। और बोलो। हो गया। फसल चक्र घरेलू आवश्यकता को ध्यान में रखकर अपनाना चाहिए। फसल चक्र में दलहनी फसलों को जोड़ना चाहिए। फसल चक्र बाजार की मांग के अनुसार अपनाना चाहिए। ठीक है, ये हैं आपके सिद्धांत। जैसे आपकी लैंग्वेज सुटेबल हो उस तरीके से लिख सकते हैं आप। अधिक जलमांग वाली के बाद कम जलमांग। स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग क्या होती है कि अपन पट्टियों में उगाते हैं फसल को। क्या उगाते हैं? पट्टियों में। आपको पट्टीदार खेती पढ़ाई थी ना वहां छरण वाले में, तो वही है, इसलिए यहाँ नहीं लिखाई है मैंने।
मदाचरण को बढ़ावा देने वाली के बाद कम करने वाली, ये भी लिख सकते हो आप, है ना, इसमें ऐड कर लेना। मदाचरण को बढ़ावा देने के बाद मदाचरण कम करने वाली। अब इन सारी चीजों से होगा क्या, तो अपन लिखेंगे फसल चक्र के लाभ। बताओ क्या होगा। कल डिस्कस कर चुके हैं अपन ऑलरेडी 10-15 मिनट इस टॉपिक को। मृदा की अगर क्षरण ज्यादा करने के बाद कम करने वाली, इसका मतलब मृदा क्षरण का होगा कम होगा। पॉइंट के आधार पर बोलते चलो। उत्पादकता बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि उर्वरता बढ़ेगी। उर्वरता किस लिए बढ़ रही है, क्योंकि अपन पोषक तत्व का बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। अधिक गहरी के बाद कम गहरी, इसका मतलब पोषक तत्व का संतुलन बना रहेगा, तो मृदा की उर्वरता बढ़ेगी। किसान को क्या प्राप्त, आर्थिक लाभ होगा। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। वो तो शॉर्ट है, ऐसा कुछ लगना नहीं। सीधा लिखो फसल चक्र के लाभ, ये लिखने के बाद ये लिख लिया। लिखो लिखो, जल्दी खत्म करो। बोलू, फसल चक्र के लाभ हेडिंग बोलू, लिखो मृदा उर्वरता में सुधार। मृदा उर्वरता में सुधार, मृदा क्षरण कम होता है। मृदा उर्वरता में सुधार, मृदा क्षरण कम, रोग व कीटों का प्रकोप कम। ठीक है, और सबसे बेस्ट एग्जांपल बताओ जो फसल चक्र में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है। आर्थिक लाभ के अलावा एक और एक दबरा है यहाँ पे, एक सबसे बेस्ट ये वाला क्वेश्चन मैं आपके उसके लिए बता दूं जानकारी के लिए। ये क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है पीएचडी के एग्जाम के अंदर कि इनमें से कौन सा बिंदु मृदा उर्वरता को बढ़ाने में सहायक है। और एक शायद जेड के अंदर भी ऐसा कुछ था। तो इसमें आंसर क्या था आपका, फसल चक्र। क्या था आंसर उसका, फसल चक्र, है ना। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये लाभ में से क्वेश्चन उठ के आया है, देख लो। तो मृदा क्षरण कम, मृदा उर्वरता ज्यादा, रोग व कीट कम, और खरपतवार यानी कि जो पैरासाइटिक वीड है वो इससे ग्रो नहीं होते। जो क्रॉप एसोसिएटेड वीड है यानी कि फसल संबंधी, कि जहां गेहूं है वहां गेहूं सा उग रहा है, लेकिन अपन ने क्या किया, गेहूं को उगाया नहीं, फसल चक्र में परिवर्तन कर दिया। अपन ने क्या लगा दिया, बरसीम को लगा दिया। बरसीम बार बार कट रही है, इसका मतलब गेहूं सा कम हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, परजीवी खरपतवारों की संख्या में कमी। डन, ये आपका फसल चक्र खत्म। अब लिख लिया ना। कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, एक दो फॉर्मूलाज की बात करते हैं जिसमें हमें देखने को मिलता है क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी, फसल चक्र सघनता। फसल चक्र सघनता एक हमें देखने को मिलती है कौन सी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, यानी कि ओनली फसल सघनता। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इधर क्या होगी ये, क्रॉप
रोटेशनल इंटेंसिटी। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ रोटेशनल इंटेंसिटी लिखाई दे जाए, है ना, एक ही चीज है ये। ठीक है, बात करते हैं निकालते कैसे हैं, क्या फॉर्मूलाज होते हैं। तो पहले फॉर्मूलाज की बात करेंगे, फिर इनके सिद्धांतों की बात करेंगे। तो क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है कि जैसे सी आर आई, यानी कि सी छोड़ देता हूं, सीधा शॉर्ट में लेता हूं, आ रही है ना। रोटेशनल इंटेंसिटी बराबर बोलो कुल उगाई गई फसलों की संख्या, और नीचे क्या आता है भाई, यानी कि हमने फसल चक्र में कुल कितनी फसलें उगाई हैं, ये तो आएगा ऊपर। और नीचे उन फसलों को उगाने में लगा समय, तो क्या कह सकते हैं अपन, फसल चक्र में लगा समय गुणा कैसे 100। थोड़ा सा बिल्कुल पॉइंट समझ लेते हैं क्या चीज है, ताकि थोड़ा फॉर्मूला समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए बच्चों कि मैंने क्या किया, खरीफ में बाजरा लगा दिया, रबी में क्या लगा दिया, गेहूं लगा दिया, और जायद में क्या लगा दी, मूंग। यानी कि कितनी साल हुई, और मैंने बोला अगर मूंग मूंगफली मक्का अगर फसल चक्र में सबसे पीछे आता है तो उसको वहां कैसे कंसिडर करते हैं, जायद में अच्छा उत्पादन देती है मूंग, इसलिए मूंग की खेती करवाया करो घर में। अगर खाली छोड़ते हैं ना अपन मार्च में, तो कुछ नहीं, मूंग पटक दो। फिर बोलेंगे गाय भैंस का आक्रमण ज्यादा रहता है, ये रोजड़े ये सब घुस जाते हैं, इनकी इन समस्या अपने ज्यादा होती है। तो जब कुछ नहीं मिल रहा, जब कुछ नहीं मिल रहा, 10 किलो तो मिलेगी। एक ही बार ट्रैक्टर से जोतना है, 2 बार, एक बार पानी टेकना है बस, अगर आपके पास है। जब कुछ नहीं मिल रही, मान लो सर उत्पादन हुआ ही नहीं, उत्पादन नहीं हुआ तो कम से कम उसकी थोड़ी बहुत जड़ें तो बैठेंगी, तो मृदा का उर्वरता तो सुधार होगा। ठीक है, जैसा इस बार हमने पटकवाया था पूरा मूंग और ये। हाँ, अब वो गाय वाय खा जाती है, समस्या ये रहती है। वो जाली बुनी लगवा रहे तार और ये सब। हाँ, तो खरीफ, रबी, जायद, बाजरा, गेहूं, और अपन ने क्या लगा दिया, मूंग लगा दी। यानी कितने साल हुई, एक। तो एक साल में मैंने कितनी फसलें लगा ली, गुणा किससे कर रहा हूं, यानी कितना हुई फसल चक्र। समझ आया, कि ऐसे अपन 4-5 एग्जाम्पल की बात करेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, अभी अपन करेंगे बाद में, पहले थोड़ा फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं। फिर आता है आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी, भारत की है ऑलमोस्ट 143.6 है अभी। ठीक है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, सीआई बोलो। क्रॉपिंग इंटेंसिटी मान लीजिए मेरे पास जमीन है 10 हेक्टेयर, कितनी जमीन है, तो ये मेरा शुद्ध एरिया हो गया मेरे पास। ये मेरे पास एरिया कितना है, 10 हेक्टेयर है। अब अगर मैं बाजरा 10 हेक्टेयर पे लगा रहा हूं, फिर बाजरा को काट लिया, फिर वापस 10 हेक्टेयर पे मैंने गेहूं ही लगाया, और जायद मैंने क्या छोड़ दी, खाली छोड़ दी, तो वो 10 हेक्टेयर एरिया कितनी बार उपयोग में हो गया। तो शुद्ध एरिया तो मेरे पास कितना था, 10। अब कुल कितना हो गया, 20। 20/गुणा 100। समझ आया, समझ आया, कि पहले तो मेरे पास 10 हेक्टेयर जमीन थी, अब मैंने खरीफ में 10 हेक्टेयर में क्या लगा दिया, पूरा बाजरा लगा दिया। अब उस 10 हेक्टेयर को क्या करूंगा, ठीक है, तो जमीन को तो कहीं थोक के ले जाने सरा, जमीन तो वहीं पड़ी है, तो जमीन पे वापस क्या लगा देंगे, गेहूं लगा दिया। अब बालों में जाए तो खाली छोड़ दिया, लेकिन जो मेरे पास 10 हेक्टेयर जमीन थी वो एक साल में 2 बार उपयोग हो गई, तो वो 10 हेक्टेयर ही कितनी हो गई, 20 हेक्टेयर हो गई। तो यानी कि शुद्ध एरिया तो मेरे पास कितना था, 10। अब कुल कितना हो गया, 20। 20/10। तो फॉर्मूला क्या हो गया इसका, कुल क्षेत्रफल बटे, कुल क्षेत्रफल बटे शुद्ध क्षेत्रफल। अभी क्वेश्चन करा दूंगा, समझ में आ जाएगा एक और बार। मल्टीप्लाई बाई 100। देखो ध्यान से, कि मेरे पास शुद्ध क्षेत्रफल था 10 हेक्टेयर, डिमांड आई कि खरीफ में आपको बाजरा लगाना है 7 हेक्टेयर पे, यानी 3 हेक्टेयर क्या छोड़ दिया। रबी में आपको गेहूं लगाना है 10 हेक्टेयर पे, ठीक है, और जायद में आपको लगाना है 5 हेक्टेयर पे, कितने हेक्टेयर पे, तो सर एरिया तो 10 ही था, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अरे भैया फसल कटती तो है ना, कटती है कि लगी रहेगी, कटेगी ना, जब कटेगी तो दूसरी फसल के अपन बोएंगे। तो शुद्ध एरिया कितना है, अब कुल कितना हो गया, 22/गुणा, समझ आया।
तो आगे ऐसे क्वेश्चन अपन करेंगे एक दो। फॉर्मूला लिख लो पहले, सबसे पहले। फसल चक्र बता दो, कल भी तो बताया था भाई फसल चक्र, अभी भी तो बताया फसल चक्र। प्रकार बता तो दिए फसल चक्र के। ये अपन पढ़ेंगे फसल चक्र, इसके बाद फिर अलग अलग पॉइंट आएंगे अपने। गार्ड क्रॉपिंग क्या होती है, पैरेलल क्रॉपिंग क्या होती है, ठीक है, आपके सिनर्जेटिक क्रॉपिंग क्या होती है, नर्स क्रॉप क्या होती है, ये सब फसल चक्र के प्रकार हैं, आगे आएंगे। ये क्या होता है भैया? नेट एरिया अपॉन, सॉरी, ग्रॉस एरिया अपॉन नेट एरिया। अब पॉइंट आता है अपना कि जो हम फसल चक्र निकालने की, फसल चक्र संगणना निकालने की बात कर रहे हैं, तो वो किस आधार पर निकालेंगे? क्या उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं क्या? तो वो आप बताना कौन कौन से होते हैं, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे, है ना। कुछ नहीं है आगे। अभी तक तो एक ही बार न्यूमेरिकल ऐसा पूछा नहीं, पहले जेट में पूछा था, बीकानेर जब पेपर बनाती थी। इस बार तो ज्यादा दे दिया था, डंका नहीं दिया। पहले अच्छे पेपर देती, पहले न्यूमेरिकल देती थी। बीकानेर जब सुपरवाइजरी बनाया था तब भी न्यूमेरिकल दिए थे किसी टाइम पे, है ना। अब न्यूमेरिकल ऐसा देखने को नहीं मिलते एग्रीकल्चर में। अब जैसे अब आपको क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो सिंपल फॉर्मूला पूछ लेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसके लिए अपन दो चार एग्जाम्पल करेंगे कि क्या तरीका है। जैसे उर्वरक की बात आती है, उर्वरक में आपसे बहुत सटीक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इतनी मात्रा डालनी है, ये उर्वरक है। ऐसे क्वेश्चन इतने नहीं आते कि जैसे कि एक ये उर्वरक है तो मैंने आपको करा रखे है ना कि दो उर्वरक से अगर देना है तो कैसे करेंगे, वो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते नहीं है। अब बात करते हैं कि जो क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी है, फसल चक्र सघनता, फसल चक्र सघनता निकालने के कुछ क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं। फसल चक्र सघनता, या कह सकते हैं अपन नियम लिख सकते हैं, रूल बोल सकते हैं, सिद्धांत बोल सकते हो आप, प्रिंसिपल्स या रूल, है ना। बताओ क्या हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। क्या अगर मुझे फसल चक्र सघनता निकालनी है तो क्या होगा? तो सबसे पहले आपको बताया था मैंने, अगर फसल चक्र में मूंगफली और मक्का, अगर फसल चक्र में आखिर में आते हैं, आखिर में आने पर जायद के रूप में गिने जाते हैं। किस रूप में गिने जाते हैं? ठीक है, और बोलो। क्या हरी खाद को फसल के रूप में गिना जाएगा? क्यों? बोलो, ये पॉइंट बोलो, कंसेप्ट समझाओ। ये बताओ ना क्यों नहीं गिनेंगे। वेरी गुड, क्योंकि अपन इससे उत्पादन नहीं ले रहे, इससे आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा। भले ही आपकी मृदा की उर्वरता बढ़ रही है, सब बढ़ रहा है, लेकिन जब तक आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा तो कोई भी चीज फसल चक्र में सम्मिलित नहीं होगी। जो फसल चक्र सघनता निकालोगे तो उसको दिमाग में रखो, जब तक उससे आर्थिक लाभ नहीं है तो वो कंसिडर नहीं होगी। ठीक है, और बोलो। हरे, ठीक है। पड़ती का समय गिना जाता है लेकिन फसल नहीं गिनेंगे। इसको समझिएगा, एक बार लिखो, मतलब एक बार देख लो बेटा बोर्ड पे। ये जैसे कि अपन ने क्या किया, इधर बाजरा लगा लिया, इधर गेहूं खाली छोड़ दिया, और वापस जायद भी खाली छोड़ दिया। तो सर कितनी फसल लगाई? एक फसल लगी, समय कितना हुआ? तो समय इसको 6 महीने मत गिनने बैठ जाना। अब खाली छोड़ा है वो तो आपकी गलती है ना। तो पूरा कितना वर्ष हुआ? एक। समझ में आ गया? इसका मतलब पड़ती को गिना जाता है लेकिन फसल को, ठीक है, क्योंकि उसमें फसल
है ही नहीं, लगाई ही नहीं आपने, तो गिनोगे क्या उसमें? ठीक है, और फसल चक्र हमेशा कहां से शुरू होगा? ठीक है, और बोलो, अभी तो और बच रहे हैं। बोलो। अंतरा सस्य के रूप में अगर फसल लगाई तो वो फसल दो गिनी जाएगी, एक? जैसे गेहूं प्लस सरसों, तो उसको दो गिनेंगे, एक? एक। अंतरा सस्य के रूप में फसलों को, दो फसलों को एक गिना जाता है। इनको ध्यान में रखना, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो बार बार काम आएंगे ना। आपके अदर सब्जेक्ट पूरे हो गए क्या? जीके हो गया कंप्लीट सब? और एनिमल भी का शायद होगी ना? तो एग्रीकल्चर में क्या बचा है? बस इसके अलावा कुछ नहीं, तो ठीक है डन। तो अभी एक ही क्लास होती है आपकी? अच्छा, वो क्रॉप और ये, ठीक है, जल्दी हो जाएगा फिर, अब तो कुछ नहीं। हम्म। लिख के पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? हम्म। किसे? दादा? अभी करता हूँ बात, रुको देखते हैं। लिख लिया? ठीक है, ये तो रहा आपके सिद्धांत। अब एक दो क्वेश्चन को अपन समझते हैं। आप हमें इकोनॉमी के ऑल इंस्टीट्यूट नहीं लिखाएंगे? हाँ, नहीं लिखाऊंगा। लिखाऊंगा भी नहीं। ऑनलाइन अपलोड करवा दूंगा, है ना? किताब नहीं है तो अपलोड करवा दूंगा, लिख लेना वहां से। इसलिए मेहनत की थी वो इतने साल, 50-60 पेज इसलिए लिखे थे वो, ताकि बार बार नहीं लिखाने पड़े। लेकिन जब अपन कोई चीज पढ़ेंगे तो उसके इंस्टीट्यूट अपन समझ लेंगे। जैसे कि अभी ये चल रहा है टॉपिक, तो इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट क्या है? बताओ, फार्मिंग सिस्टम से रिलेटेड इंस्टीट्यूट क्या है? पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। करनाल? वीट है वहां पर करनाल तो। वीट है, सॉइल सैलिनिटी वाला है, बार्ले है। फार्मिंग सिस्टम से रिलेटेड इंस्टीट्यूट कहां पर है? झांसी IGFR है वहां। IIFSR कहां पर है? ऑनलाइन वाले बोलो। गाजियाबाद?
गाजियाबाद में क्या है, चलो ये बोल रहा है तो बता दो। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनसीओएफ। अभी उसका नाम क्या हो गया, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, एनसीओएनएफ हो गया है ना। क्या है आईआईएफएसआर? भुवनेश्वर उड़ीसा, मन से। भुवनेश्वर में क्या है, उड़ीसा में? बोल बोल। गुड गुड, महिलाओं का शिक्षा में योगदान है, उससे रिलेटेड संस्था आपकी भुवनेश्वर में है। ओयूईटी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी भी वही भुवनेश्वर उड़ीसा में। कौन बताएगा ऑनलाइन वाला, तुम तो कम से कम गूगल कर लेते अब तक। आईआईएफएसआर कहाँ पर है? बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है भाई। इंडियन इंस्टीट्यूट है फार्मिंग सिस्टम रिसर्च का। है? नहीं मिला? यूपी मोदीपुरम। ठीक है, इसको याद रखो। मेरठ में क्या है? इंस्टीट्यूट आप याद नहीं करते ना बिल्कुल भी। अभी टेस्ट के अंदर चेप देते हैं अपन इस बार, है ना। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूट आएंगे इस बार। हाँ, अगर अभी 10 भी क्वेश्चन मेरे आते हैं ना तो 5 वही आएंगे अब। अगली बार तो होगा, राखी आ जाएगी, ऑनलाइन करवा देंगे। मैं यार उस टाइम पेपर क्या है वहीं से बना के भेजा था, पेपर पे लिख के, वो दिल्ली था मैं ना इस बार, इसलिए मुझे पता नहीं चला, सिलेबस याद नहीं आया। चलो देख लो एक बार क्या है। दो तीन एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं आज के, जैसे कि वर्ष की बात कर लेता हूं कि आप समय कैसे गिनोगे। तो समय गिनने में आप एक चीज याद रखो, जैसे कि कई बार आपने देखा है कि मार्च के अंत के अंदर चालान बहुत कटते हैं, कोई जो है वो बाइक वाइक, और मार्च चल रहा है, मार्च एंडिंग है, बैंक में जो है वो रात को 10-10 बजे तक बैंक खुल रही है, मार्च एंडिंग है। तो मार्च एंडिंग क्या है, ऐसा क्या होता है? महीने का लास्ट नहीं, वो तो सब महीने का, साल का, यानी कि जो आर्थिक, जो आपका इकोनॉमिकली जो ईयर होता है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, आर्थिक के आधार पर, जिसका अगर जैसे कोई सर्टिफिकेट आर्थिक आधार पर बनता है तो वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही होता है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्योंकि वो किसके अंतर्गत आता है, आर्थिक के अंदर आता है। तो ये सारी चीजें मतलब वहां जैसे गिना जाता है, वहां 1 जनवरी से 31 दिसंबर नहीं होता। कैसे होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऐसे अपने एग्रीकल्चर का कब चालू होता है? 1 जून से, बिल्कुल सही। कि आपका लगभग 1 जून से जो है एग्रीकल्चर का ईयर चालू हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी जगह आपको डेटा में लिखा मिलेगा 1 मई। तो मई और जून कोई ज्यादा ऐसी टिपिकल कोई चीज नहीं है, क्योंकि मई का आखिरी अंत और जून की शुरुआत, यहां से आपके एग्रीकल्चर की ईयर चालू हो जाती है। तो गिनना अपन को यहीं से पड़ेगा। तो देखिएगा, मान लो जैसे पहले एक सिंपल सिंपल से समझा देता हूं। ठीक है, अब बाजरा है, यानी कि सिद्धांत के आधार पर हम बात करेंगे, सबसे पहले फसल चक्र कहां से चालू होता है? ठीक है, और अब जायद में अपन ने क्या किया कि या तो खाली जायद लिख दिया, इसका मतलब कुछ लगाया ही नहीं। अगर हमने पीछे मूंग, मूंगफली, मक्का अगर कोई भी फसल लगा दी तो वो किस में कंसिडर होगी, जायद में। अब मान लो अगर मूंग के पीछे लिख दिया गेहूं, तो गेहूं किसका है, रवि का, तो ये किसका हो गया? ठीक है, अब समझने की कोशिश करना कितने, पहले हमें गिननी चाहिए फसल, क्या करनी चाहिए, फसल 1 2 3 4। अगर ये प्लस के रूप में होता तो फसल एक ही गिनी जाती, तो 3 फसलें होती। लेकिन यहाँ क्या हरी खाद वाली फसल दिख रही है क्या, क्या अंतरा सस्य के रूप में दिख रही है क्या? तो सामान्य बहुत सिंपल है, 1 2 3 4, यानी कि कुल फसलों की संख्या कितनी होगी, 4। अब नीचे आता है कि आपका क्रॉप ग्रोन इन ड्यूरेशन के फसल चक्र में कितना समय लगा है। तो ध्यान दीजिएगा, आप समय समय के आधार पर बात कर लो। ये खरीफ है, 6 6 महीने के सीजन लेके चलो। बाजरा को अपन ने लगाया जून जुलाई में, अगर अपन अक्टूबर तक काट लेंगे आपके, सितंबर अक्टूबर, तो आप नवंबर में किसकी बुआई करोगे, गेहूं की। तो वही 1 जून से ऑलमोस्ट आपका चालू हुआ एग्रीकल्चर ईयर। अब ये जो है गेहूं, ये कब कटेगा, एग्जाम्पल देखना, 2015 के 25 जून को मैंने बुआई कर दी बाजरे की, अक्टूबर में जाके मैंने 2015 के में ही
बाजरा काट लिया, और उसी नवंबर में मैंने 2015 में गेहूं की क्या कर दी, बुआई। पर अब ये गेहूं जो कटेगा वो मार्च अप्रैल में कटेगा, तो 2000 कहां पहुंच गया, ये 16 में, और 2016 के जून जुलाई में क्या लगा दिया, और उसको जब अक्टूबर में काटा, नवंबर में 2016 के में क्या लगा दिया, गेहूं। अब ये गेहूं कटेगा कब, 2017 में, लेकिन कब कटेगा, ये बताओ, कटेगा कब, मार्च अप्रैल में। तो अपने वर्ष के अनुसार मार्च अप्रैल में कट रहा है, अगर जून के बाद कटता तो एक और साल ऐड हो जाता, लेकिन अभी अपना एग्रीकल्चर का साल कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं हुआ, ये तो मार्च अप्रैल ही, अभी तो अपने पास कितने महीने बचे हैं, दो, कितने महीने बच रहे हैं, इसका मतलब ये साल एक ही में कंसीडर होगा, तो ये कितने साल हो गया, एक, ये कितना, दो, यहां से यहां तक पूरा कितना है, दो। अब ये मत समझना 16 के बाद 17 आ गई डिजिट, क्योंकि साल कंप्लीट नहीं हुआ, साल कंप्लीट कब होगा था, जब मई आता, कब आता, मई जून, अपन ने मार्च में ही काट लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं वापस दिमाग में एग्रीकल्चर ईयर को दिमाग में रखते हुए काम करना है। 1 जून से 31 मई की बात कर लो सीधा, क्या 31 मई से पहले गेहूं कट जाएगा, तो इसका मतलब वो उसी साल में गिना जाएगा, अगले साल में, उसी साल में, तो इसमें कोई समस्या, कितने साल हुए, गुणा कितनी आई, इसका मतलब फसल चक्र संगणना कितनी हुई, समझ में आया। ऐसे अपन कल 2 4 अपन एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है।